नमस्कार मित्रों, समाख्या आईएएस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। आज है 13 सितंबर। 13 सितंबर के दैनिक जागरण के समाचारों का विश्लेषण लेकर के मैं उपस्थित हूँ। व्यवहारिक व्यक्तित्व का प्रतिबिंब है। ये दुनिया जानती है कि अगर व्यक्ति को सही से परखना है तो उसके साथ में रहना होता है। रहने से उसका व्यवहार पता चलता है, व्यवहार से ही वो व्यक्ति का सही व्यक्तित्व सामने आता है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए श्रृंखला कैसी लग रही है और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि इसका लाभ अन्य अभ्यर्थियों को भी मिले। आज जो समाचार हम विश्लेषित करने वाले हैं उनमें डेयरी सेक्टर की असली ताकत, छोटे किसान, तीनों सेनाओं के एकीकरण की ओर तेज़ी से बढ़ रहे कदम, अगस्त में 7% पर पहुंची खुदरा महंगाई, इलेक्ट्रिक हाईवे विकसित करने पर विचार कर रही है सरकार, यूएनएससी की स्थायी संस्था का भारत प्रबल दावेदार। तो इन समाचारों का हम विश्लेषण करेंगे जो महत्वपूर्ण हैं। डेयरी सेक्टर की असली ताकत, छोटे किसान। जो अंतर्राष्ट्रीय डेयरी सम्मेलन 2022 चल रहा है नोएडा में, उसके उद्घाटन सत्र में प्रधानमंत्री मोदी जी बोल रहे थे और मोदी जी ने कहा कि भारत के डेयरी सेक्टर में महिलाओं की भागीदारी 70% है। डेयरी सेक्टर की असली कर्णधार जो है वो महिलाएं हैं और उनकी हिस्सेदारी जो है देश के कोऑपरेटिव में यानी सहकारिता में 1/3 से भी अधिक है। और भारत डेयरी सेक्टर का सालाना उत्पादन 8.5 लाख करोड़ रुपए मूल्य का है। 8.5 लाख करोड़ रुपए, ये जो मूल्य है ये धान और गेहूं के कुल उत्पादन से अधिक है। भारत में पशुधन और डेयरी का व्यवसाय हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहा है। डेयरी कोऑपरेटिव देश के 2 लाख से ज़्यादा गांवों के तकरीबन 2 करोड़ किसानों से दिन में 2 बार दूध जमा करती है, जिसमें कोई बिचौलिया नहीं होता है। उपभोक्ताओं से प्राप्त मूल्य का 70% पशुपालकों की जेब में सीधे पहुंचता है। देसी प्रजाति की गाय और भैंसों की ब्रीड कठिन मौसम में भी फलती फूलती है। ये भारत की विशेषता, भारत की नस्लों की विशेषता है। भैंस की कुछ नस्ल हैं जिनके उदाहरण दिए हैं, जैसे मुर्रा, जफराबादी, नीली रवि, पंढरपुरी। वहीं जैसे गिर गाय, साहिवाल, राठी, कांकरेज, थारपारकर और हरियाणा, ये कुछ गाय की प्रजातियां हैं। तो इन प्रजातियों को हमें ज़रूर ध्यान से पढ़ना है, सुनना है और लिख लेना है। कई बार ये प्रजातियाँ पूछ ली जाती हैं किसकी प्रजाति है। दोबारा से बताता हूँ, मुर्रा, जफराबादी, नीली रवि, पंढरपुरी भैंस की प्रजातियाँ हैं। वहीं गिर, साहिवाल, राठी, कांकरेज, थरपारकर और हरियाणा गाय की प्रजातियाँ हैं। ये देसी गाय भारत में मिलती हैं। 2014 से 2022 तक डेयरी सेक्टर की ग्रोथ 6% वार्षिक रही है, जबकि ये वैश्विक स्तर पर ये जो वृद्धि है वो मात्र 2% रही है। इस समय लगभग 21 करोड़ टन सालाना दूध का उत्पादन हो रहा है और 3-4 वर्षों में छोटे किसानों के बैंक खातों में 2 लाख करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफ़र किए गए हैं। पशुधन व डेयरी क्षेत्र में जो एंटरप्रेन्योरशिप है, उद्यमिता को प्रोत्साहन देने के लिए पिछले 5-6 सालों में 1000 से ज़्यादा स्टार्टअप शुरू हो चुके हैं। पशुओं की टैगिंग और बायोमेट्रिक पहचान की जा रही है। पशुओं का आधार नंबर भी बनाया जा रहा है ताकि उनकी ट्रैकिंग आसान हो सके। और उसी के साथ साथ इससे पूर्व में पशुधन विकास व डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया था। ये इस अंतर्राष्ट्रीय डेयरी सम्मेलन के खबर है। ये महत्वपूर्ण है, हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ये डेयरी उद्योग भारत में सबसे महत्वपूर्ण है, जो कुल मूल्य का यानी धान और गेहूं के कुल मूल्य से ज़्यादा का इसका मूल्य है, जो है 8.5 लाख करोड़ रुपए। आगे बढ़ते हैं। तीनों सेनाओं के एकीकरण की ओर तेज़ी से बढ़ रहे हैं कदम। जब इंटीग्रेटेड होती हैं चीज़ें तो आसान हो जाता है एक दूसरे से आदान प्रदान करना, उस दूसरे से बातचीत करना भी। तो साजो सामान विशेषकर लॉजिस्टिक के लिए जो साझा मंजूरी व्यवस्था है उसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं ताकि एक सेना के संसाधनों को अन्य सेनाओं के लिए निर्बाध रूप से उसको उपलब्ध कराया जा सके। अगर आर्मी के पास कोई चीज़ है, उसकी आवश्यकता नेवी को है तो वो नेवी की भी ज़रूरत पूरी कर सकता है। नेवी के पास है तो एयरफोर्स की भी ज़रूरत पूरी कर सकता है। एयरफोर्स के पास है तो दोनों सेनाओं की ज़रूरतों की अगर आवश्यकता है तो उसकी पूर्ति की जा सकती है। तो ये एकीकरण से संभव होगा। और गत 7 वर्षों में रेलवे ट्रैक की जो वृद्धि हुई है, 9000 किलोमीटर
से अधिक लाइन को डबल ट्रैक किया गया है, जो कि 2014 से पहले जो 5 सालों में हुआ था वो 1900 किलोमीटर ही ट्रैक को डबल किया गया था। तो इतनी बड़ी ग्रोथ है, यानी 4 गुने से ज़्यादा। वहीं पर कहा गया है कि ये जो हमारी सेनाएं हैं उनको सुरक्षा संबंधी भविष्य की जो चुनौतियाँ हैं उनसे निपटने के लिए मजबूत प्रयास किए जा रहे हैं। इससे सेना मजबूत होती है, सुरक्षित होती है, तेज और आत्मनिर्भर जो है सैन्य आपूर्ति संभव होती है। वहीं आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का जो है ढांचा विकसित किया जा रहा है। वहीं साजो से लॉजिस्टिक की आपूर्ति के मामले में तीनों सेनाओं के एकीकरण की ज़रूरत जो है भविष्य की लड़ाइयों को ध्यान में रख करके किया जा रहा है। और इससे उस समय तत्काल अगर युद्ध के समय पर हमको इसके अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और वही औद्योगिक बैकअप है, अनुसंधान यानी रिसर्च है, डेवलपमेंट है, सामग्री सहायता जिसको लॉजिस्टिक असिस्टेंस बोलते हैं, और जनशक्ति की भी सहयोग आवश्यक हो गया है। ये सब का जो चीज़ें हैं, जो लॉजिस्टिक है, सामान की आपूर्ति, साजो सामान की आपूर्ति है, आपूर्ति पर निर्भर चीज़ें कौन सी है? रफ्तार है। सेना की रफ्तार, गति, स्पीड बहुत मैटर करती है, कितनी जल्दी मोर्चा संभाल लेती है। वहीं मारक क्षमता, वो कितनी जल्दी अटैक करती है, कैसे अटैक करती है, मारक क्षमता बहुत ज़रूरी है। और सेना की कार्रवाई तुरंत आदेश गया और कुछ ही मिनटों में अगर कार्रवाई हो जाती है तो वो सेना अच्छी मानी जाती है। तो ये सब चीज़ें जो हमारा लॉजिस्टिक सप्लाई है, साजो सामान की आपूर्ति है, उस पर निर्भर करती हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हमारे सेना के आमूल-चूल परिवर्तन किया जा रहा है, उसकी कार्य पद्धति में भी, व्यवहार में भी, और ये सब पॉलिसी मैटर से हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगस्त में 7% पर पहुंची खुदरा महंगाई। अगस्त का महीना, खुदरा महंगाई, जो कि महंगाई को की जो लिमिट है, जिसको हम कहते हैं टॉलरेट लिमिट, सहनीय सीमा, वो 6% है, उससे ज़्यादा लगातार चल रही है। अभी 7% हो गई है। जुलाई में ये 6.71% थी। तो महंगाई लगातार बढ़ रही है, और इसके चावल के दाम बढ़ने से अनाज के खुदरा दामों में वृद्धि हुई है। इसमें 9.57% का इजाफा हुआ है। वहीं अनाज की जो महंगाई में अनाज की जो हिस्सेदारी है वो 12.35% है। सब्जी जो है अगस्त माह में पिछले साल अगस्त के मुकाबले 13.23% की बढ़ोतरी रही है। तो हमको यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि जो सहनीय सीमा है, जिसको टॉलरेट लिमिट कहते हैं, वो 6% होती है। उससे ऊपर लगातार महंगाई हमारी बनी हुई है। इसके लिए लगातार प्रयास चल रहे हैं, जैसे आयात पर निर्यात पर रोक लगाना, आयात शुल्क को कम करना। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो सामान को आपूर्ति को बढ़ाएंगी। तो इससे घरेलू आपूर्ति बढ़ जाएगी, महंगाई कम हो जाएगी। कई सारे प्रयास चल रहे हैं। तो अभी हमको ध्यान रखना है कि जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, खुदरा महंगाई दर जिसको कहते हैं, वो 7% है। और इसको आपने घर जाके देखना है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की परिभाषा क्या होती है। सरकारी बैठकों में मोटे अनाज वाले पकवान परोसे जाएंगे। 2023 को मिलेट ईयर घोषित किया गया है। मिलेट्स वर्ष घोषित करने के बाद उसकी तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। सरकारी जितनी बैठकें होती हैं, सरकारी कैंटीन्स हैं, उन सब में मोटे अनाजों से बनी हुई डिशेस जो है वो बनाई जाएंगी, वो परोसी जाएंगी। और मोटा अनाज कितना ज़रूरी है, हमने आपको कुछ दिन पहले ही अपने एक समाचार विश्लेषण में बोला था कि ये गेहूं और चावल से 3 गुना ज़्यादा पौष्टिक आहार है मोटा अनाज। और मोटा अनाज अपने आप में एक दवा है। तो इसको बढ़ावा देने के लिए 2023 को मिलेट ईयर घोषित किया गया है, मिलेट वर्ष घोषित किया गया है। तो ये सब जैसे आंगनवाड़ी केंद्र हैं, स्कूलों में जो मिड डे मील चलता है, वहाँ पर भी मोटे अनाज का प्रयोग किया जाएगा। वहीं इलेक्ट्रिक हाईवे विकसित करने पर विचार कर रही है सरकार। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि इलेक्ट्रिक हाईवे किसे कहते हैं? इलेक्ट्रिक हाईवे यानी ऐसे हाईवे, ऐसी सड़कें जिन पर बिजली की मदद से चलने वाले वाहन चलते हैं, यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल चलते हैं। तो और वहाँ जगह जगह पर क्या होंगे? चार्जिंग स्टेशन भी होंगे उस हाईवे पर। तो ऐसे हाईवे विकसित करने का प्रयास चल रहा है जो इलेक्ट्रिक
पूरी तरह से इलेक्ट्रिक हों, ज़्यादातर वाहन जो उसमें जो है बिजली से चलने वाले हों। इससे क्या लाभ होगा? इससे एक तो ईंधन की जो खपत है वो कम होगी, पर्यावरण की सुरक्षा होगी, पर्यावरण प्रदूषण कम से कम होगा, और भारत जो है, जो भारत का जो लक्ष्य है पर्यावरण से संबंधित, वो हम जल्दी अचीव कर लेंगे। तो वहीं पर जो टोल प्लाज़ाओं पर जो भीड़ हो जाती है उससे भी बहुत सारा ईंधन जल जाता है। तो उस टोल प्लाज़ाओं की भीड़ को कम करने के लिए स्वचालित नंबर प्लेट पहचान प्रणाली पर काम किया जा रहा है, ताकि जितना वाहन जो है चले उतना ही उससे शुल्क काटे जाए और टोल वाला सिस्टम वो भी ख़त्म हो जाए। वहीं अमेरिकी कंपनियों को आग्रह किया गया है कि कम लागत वाली भरोसेमंद हाइड्रोजन फ्यूल सेल यानी हाइड्रोजन फ्यूल बैटरी जो होती है सेल की तकनीक में निवेश करें आप, ताकि भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन ईंधन कहा जा रहा है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक हाईवे। इलेक्ट्रिक हाईवे कैसे कहते हैं इसके बारे में भी आपको जानकारी हो गई होगी। अधिक सुविधा शुल्क कैशलेस इंडिया की राह में बड़ी बाधा है। लोक सर्किल्स एक ने सर्वे किया है, उसमें कहा गया है कि जो इंटरनेट सुविधा देने वाले जो सेवा प्रदाता हैं वो अधिक सर्विस फ़ी ले रहे हैं, इंटरनेट शुल्क ले रहे हैं, जिससे खर्चा बढ़ रहा है और लोग कैश में जो है भुगतान करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। ज़्यादातर लोग कैशलेस भुगतान करना चाहते हैं, लेकिन उसकी फ़ीस देख करके फिर वो कैश में देना पसंद कर रहे हैं। तो ऐसे इन चीज़ों को कम करने की आवश्यकता है। 75% जितने जवाब दिए लोगों ने सर्वे के दौरान, उन्होंने कहा कि ऑनलाइन सेवा या वस्तु की खरीद पर उन्होंने न चाहते हुए भी सुविधा शुल्क का भुगतान किया है, जबकि केवल 15% ने खुश होकर के उसकी सुविधा शुल्क, जिसको फैसिलिटी फीस कह सकते हैं, वो दी है। और ये सर्वे जो है वो 30,000 लोगों पर किया गया था। 93% लोगों ने कहा है कि सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम हैं, PSU जिसको बोलते हैं, उनको ग्राहकों से जो है सुविधा शुल्क लेना बंद कर देना चाहिए। वहीं टिकट बुकिंग वेबसाइट के लेनदेन के बजाय प्रति टिकट के सुविधा शुल्क वसूलती है, जिस पर भी गौर करने की आवश्यकता है। वहीं 63% लोगों ने उत्तर दिया है कि 50 रुपये से ज़्यादा सेवा शुल्क यानी इंटरनेट सर्विस शुल्क नहीं होनी चाहिए, और 30% ने कहा है कि ये शुल्क जो है टोटल अमाउंट का 0.50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो किस प्रकार से कैशलेस इंडिया जिसको कहते हैं कि नगदी रहित जो है भारत बनाने की जो बात हो रही है, उसमें ये शुल्क जो फीस है वो कहीं ना कहीं बाधक बन रही है। UNSC की स्थायी सदस्यता का भारत प्रबल दावेदार है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यता के बारे में बात कर रहे थे। सुरक्षा परिषद को न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा कायम रखने के लिए, बल्कि अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, प्रासंगिक बने रहने के लिए भी, बदलती वैश्विक परिस्थितियों में अनुकूलन के लिए भी अपने आप में सुधार करना चाहिए। सुरक्षा परिषद के वर्तमान स्वरूप जो है वो 21वीं सदी की भू राजनीतिक यथार्थ का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, उसका रिप्रेजेंटेशन नहीं करता है 21st सेंचुरी का, इसलिए इसमें सुधार की आवश्यकता है। और इसके लिए वैश्विक सहमति भी है। UNSC का विस्तार न सिर्फ भारत के लिए, बल्कि जिनके पास प्रतिनिधित्व नहीं है, रिप्रेजेंटेशन नहीं है, उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। और भारत का पक्ष क्यों मजबूत है? क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, नंबर 1, नंबर 2 5वीं विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, नंबर 3 परमाणु शक्ति संपन्न है, नंबर 4 प्रौद्योगिकी हब है, और ये वैश्विक संपर्क लगातार बनाए रखने वाले परंपरा वाला देश है। तो इसीलिए ये 5 इसकी मूलभूत विशेषताएं इसको स्थायी सदस्य सुरक्षा परिषद के बनाने के लिए पर्याप्त हैं, दावेदारी मजबूत करने के लिए पर्याप्त है। वहीं सऊदी अरब की जो भूमिका है वैश्विक अर्थव्यवस्था में, उसको भी एस जयशंकर ने कहा है बहुत ज़रूरी है, अहम है। इसका आधार सिर्फ उसका विकास नहीं, बल्कि ऊर्जा बाज़ार में इसकी व्यापक पैठ है। सऊदी अरब से दुनिया भर में बहुत सारा जो है तेल जो है निर्यात किया जाता है। वहीं पर सऊदी अरब के जो प्रिंस हैं उनको प्रधानमंत्री मोदी का
जो है पत्र दिया गया है और उसमें राजनीतिक, सुरक्षा, सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोग के मामले में जो है साझेदारी की ओर ध्यान दिलाया गया है। और जैसे शंकर ने कहा है ट्वीट करके कि जब विश्व चौराहे पर खड़ा है तब भारत और सऊदी अरब के संबंध काफ़ी अहम हो जाते हैं। ये हमने कल भी बात की थी। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान के कुप्रबंधन व असंवेदनशीलता का प्रतिफल है बाढ़, आर्थिक और राजनीतिक संकट। हमको पता है पाकिस्तान के अंदर बहुत भयंकर बाढ़ आ रही है और पाकिस्तान का लगभग आधा हिस्सा जो है इससे प्रभावित हुआ है। और पाकिस्तान के राजनीतिक अर्थशास्त्री नियाज़ा मुर्तज़ा है, उन्होंने कहा है कि ये त्रिस्तरीय बाधा है, आर्थिक, राजनीतिक और प्राकृतिक। आर्थिक यानी पहले से ही महंगाई बहुत ज़्यादा थी, गरीबी बहुत ज़्यादा थी, तो महंगाई की मार जो गरीबों पर पहले से पड़ रही थी, नौकरी लोगों की छूट गई थी। ऊपर से राजनीतिक निर्णय न लेने की स्थिति इसको और ज़्यादा गंभीर बना देती है। और उसके ऊपर भी ये प्राकृतिक आपदा आ गई, तो ये प्राकृतिक आपदा तो है ही, उसके साथ आर्थिक और राजनीतिक जो निर्णय नहीं लिए गए हैं ये ज़्यादा गंभीर समस्या है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, जिसको बोलते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, उसकी 29 अगस्त की जो रिपोर्ट जारी की थी उसमें बताया गया था कि पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत में है उसमें कपास की जो फसल है वो 80% तक नष्ट हो चुकी है। पाकिस्तान का कपड़ा उद्योग का करीब 30 से 37% जो है इसी सिंध प्रांत से ही कपास आता है। तो कपड़ा उद्योग पाकिस्तान के लिए न सिर्फ विदेशी आय का बल्कि रोजगार का भी बड़ा जरिया है, बड़ा स्रोत है। तो पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है, भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं वहाँ पर, और लेकिन निपटने का कोई अच्छा सॉल्यूशन, कोई अच्छा समाधान नहीं ढूंढ पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। आज के इतिहास की बात करें तो 13 सितंबर को सेना से सेवानिवृत्त अधिकारी मेजर देवेंद्र पाल सिंह का जन्म 1973 में हुआ, हरियाणा के जगाधरी में। और 6 दिसंबर 1997 को डोगरा रेजिमेंट के 7वीं बटालियन का वो हिस्सा बने। 1999 के कारगिल के युद्ध के दौरान वो घायल हो गए, उनका दाहिना पैर काटना पड़ा था। 2007 में वह सेवानिवृत्त हो गए, लेकिन उसके बाद उन्होंने कृत्रिम पैर लगाकर ब्लेड प्रोस्थेटिक्स के माध्यम से मैराथन पूरा करने वाले वो पहले भारतीय बने। सोलो स्काई डाइव करने वाले भी वह पहले भारतीय दिव्यांग बने। और जो है भारत के पहले ब्लेड रनर हैं। ऐसे सेवा निवृत्त देवेंद्र पाल सिंह का जन्म 13 सितंबर 1973 को हुआ था। वहीं 13 सितंबर 1833 में अमेरिका से जो है बर्फ़ को लाया गया कलकत्ता में, और वहाँ पर इंसुलेटेड बक्से में इस बर्फ़ को लाया गया। न्यू इंग्लैंड झील से 180 टन मीठे पानी की बर्फ़ को एकत्र किया गया था, जिसे 6 मई को भेजा गया था। भारत में इसे 2 आना प्रति किलो, प्रति शेर मतलब किलो में बेचा गया था। वहीं 13 सितंबर 1948 को, आज ही के दिन यानी 13 सितंबर 1948 को गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारतीय सेना को हैदराबाद रियासत पर चढ़ाई करने का आदेश दिया था। और हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली रियासत को आज़ाद रखना चाहते थे, लेकिन 3 दिन में ही हैदराबाद भारत का हिस्सा बन गया था। और आज ही 13 सितंबर 1948 को क्या हुआ था, सेना वहाँ पर भेजी गई थी। तो भारत के एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान अहम है, अपूर्ण है। आप लगातार जुड़े रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सहयोग बनाए रखें। भारत माता की जय।